परिचय। बच्चों, हम पादपों के बारे में अनेक बातें सीख चुके हैं। अब हम पादपों की वृद्धि, विकास एवं अन्य अनिवार्य गतिविधियां करने के लिए आवश्यक खनिज तत्वों के बारे में सीखेंगे। उपापचय तथा अन्य गतिविधियों हेतु आवश्यक अधिकांश पोषक तत्वों को पादप मृदा से ग्रहण करता है। मृदा जड़ों को स्थिर होने तथा वृद्धि करने के लिए स्थान उपलब्ध कराती है। ये जल धारण करती है, जिसमें मृदा के पोषक तत्व आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिस रूप में पौधे उन्हें उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायता करता है। सभी अनिवार्य पोषक तत्वों की उपलब्धता के साथ पौधा भलीभांति जीवित बना रह सकता है। तो इस पूरे मॉड्यूल में हम पादपों हेतु अनिवार्य पोषक तत्वों के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पादपों में खनिज अनिवार्यताओं को जानना, अनिवार्य खनिज तत्वों पर चर्चा करना, वृहत एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका का वर्णन करना, अनिवार्य पोषक तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षणों का वर्णन करना, सूक्ष्म तत्वों की आविष्टता पर चर्चा करना, तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का वर्णन करना, विलयों के स्थानांतरण पर विचार व्यक्त करना, नाइट्रोजन के उपापचय का वर्णन करना। पादपों की खनिज अनिवार्यताओं की अध्ययन विधि। चूंकि विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हमें खाद्य की मांग पूरी करने के लिए अधिक विश्वसनीय तरीकों की आवश्यकता है। जल संवर्धन ऐसा ही एक तरीका है। जल संवर्धन वो तकनीक है जिसमें पादपों को मृदा के बिना पोषक विलयनों के घोल में उगाया जाता है। जल संवर्धन के लाभ। पादपों को कहीं भी उगाया जा सकता है। पादपों की वृद्धि नियंत्रित रहती है तथा जल और पोषक तत्वों का संरक्षण किया जाता है। अनिवार्य खनिज तत्व। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम तथा निकेल अनिवार्य खनिज तत्वों में आते हैं। अनिवार्यता का मापदंड। किसी तत्व को अनिवार्य माना जाता है यदि पादप उस तत्व की अनुपस्थिति में अपना जीवन चक्र पूर्ण न कर सकता हो, उस तत्व को किसी अन्य तत्व से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता हो, वो तत्व पादप के उपापचय में प्रत्यक्षता सम्मिलित हो। अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड। इन तत्वों को दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये इस प्रकार हैं: वृहत पोषक और सूक्ष्म पोषक। वृहत पोषक वे पोषक जो भारी मात्रा में पौधों के ऊतकों में विद्यमान रहते हैं। कुछ वृहत पोषक हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल और अन्य एंजाइम्स का एक मुख्य संघटक है जो पौधों के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। फास्फोरस बीज अंकुरण, प्रोटीन निर्माण और लगभग वृद्धि की सभी अवस्थाओं में और पौधों में उपापचय के लिए आवश्यक है। पोटेशियम शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण और पौधों की जड़ों और अन्य भागों में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य ऐसे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता
बहुत ही न्यून मात्रा में होती है। ये तत्व गौण तत्व भी कहलाते हैं। बोरॉन, आयरन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अनिवार्य पोषक तत्व। अनिवार्य तत्वों को 4 व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अनिवार्य तत्वों को कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसे जैव अणुओं के घटकों के रूप में माना जा सकता है। अनिवार्य तत्वों को पादपों में ऊर्जा संबंधी रासायनिक यौगिकों के घटक के रूप में माना जा सकता है। उदाहरण के लिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। अनिवार्य तत्व जो एंजाइमों को सक्रिय या उन्हें बाधित करते हैं। उदाहरण के लिए Zn2+ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को क्रियाशील करता है। कुछ अनिवार्य तत्व कोशिका के परासरणी विभव को परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृहत एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका। नाइट्रोजन। इस तत्व की आवश्यकता सर्वाधिक मात्रा में होती है और इसका अवशोषण अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन के रूप में होता है। ये विभाज्योतक ऊतकों एवं सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं के लिए आवश्यक होती है। ये प्रोटीन, हार्मोन, न्यूक्लिक अम्लों इत्यादि के संगठन में सहायता करता है। फास्फोरस। इसे पौधों के द्वारा फॉस्फेट आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। ये कोशिका झिल्ली कुछ प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड का भाग है और सभी फास्फोराइलेशन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। पोटेशियम। इसे पोटेशियम आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। ये पर्णरंध्रों के खुलने और बंद होने में कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृहत एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका। कैल्शियम। इसे पौधों के द्वारा कैल्शियम आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। ये कोशिकाओं में जल संचरण को बढ़ाता है और कोशिका वृद्धि और विभाजन के लिए अनिवार्य होता है। कैल्शियम पादप ऊतक में संचित हो जाने के बाद गति रहित हो जाता है, जहां वृद्धि हेतु निरंतर आपूर्ति होती है। मैग्नीशियम। ये क्लोरोफिल अणु का संरचनात्मक घटक है और पौधों में कार्बोहाइड्रेट, शुगर और वसा के उत्पादन हेतु एंजाइमों की क्रियाविधि के लिए आवश्यक होता है। ये बीज अंकुरण के लिए अनिवार्य होता है और फल व क्रीदार फल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सल्फर। ये एमिनो अम्ल, विटामिनों और एंजाइम्स का संरचनात्मक घटक होता है। ये बहुत सी सब्जियों को स्वाद प्रदान करता है। वृहत एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका। लोहा। इसे फेरिक आयनों के रूप में पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये बहुत सी एंजाइम क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है और क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। मैग्नीज। ये प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा नाइट्रोजनी उपापचय के लिए एंजाइम क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक। ये कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय, अंदर ग्रंथि का दीर्घीकरण तथा प्रोटीन संश्लेषण हेतु अनिवार्य है। तांबा। ये जड़ों में उपस्थित होता है और नाइट्रोजन उपापचय में भूमिका निभाता है। ये एंजाइम्स का घटक है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का प्रयोग करते हैं। वृहत एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका। बोरॉन। ये कोशिका भित्ति के निर्माण, झिल्ली, कार्यशीलता के लिए अनिवार्य है। ये पुष्पन, फलन, कोशिका विभाजन तथा हार्मोनों के स्थानांतरण में भूमिका निभाता है। मॉलिब्डेनम।
ये नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करता है। मॉलिब्डेनम के बिना प्रोटीन संश्लेषण अवरुद्ध हो जाता है और पादप समृद्धि रुक जाती है। क्लोरीन ये परासरण में भूमिका निभाता है, जिसमें कोशिकाओं तक जल या विलय का संचलन होता है। अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण। जब पादपों में एक या अधिक अनिवार्य तत्वों की मात्राएं अपेक्षा से कम हो जाती हैं, तो पादप में कमजोर वृद्धि प्रदर्शित होती है और विशिष्ट अपर्याप्तता लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तत्वों की अपर्याप्तता के कारण पादपों में आकारिकीय परिवर्तन अपर्याप्तता लक्षण कहलाते हैं। महत्वपूर्ण अपर्याप्तता लक्षण निम्न हैं। क्लोरोसिस हरित पादपों की वो असामान्य दशा जिसमें तने और पत्तियां विवर्ण हरे या पीले पड़ जाते हैं। ये पीलापन हरे पर्णहरित क्लोरोफिल रंजकों के स्तर में कमी आने के कारण होता है। ये अनेक कारकों से हो सकता है। मैग्नीशियम, आयरन या मैग्नीज की अपर्याप्तता एक सामान्य कारक है। अपर्याप्तता के लक्षण। नेक्रोसिस इसमें पत्तियों के ऊतकों की स्थानीय मृत्यु हो जाती है। ऊतकों की मृत्यु का विस्तार पूरी पत्ती तक हो सकता है। कैल्शियम की अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप पहले तरुण विभज्य योतकी क्षेत्रों में ऊतक मृत्यु होती है, जो शीघ्र ही जड़ों के शीर्ष या नई पत्तियों तक फैल जाती है। बौनापन या अवरुद्ध पादप वृद्धि इसमें वृद्धि मंद हो जाती है। तना संघनित और छोटा दिखता है। कैल्शियम की अपर्याप्तता की वजह से वृद्धि अवरुद्ध होती है। अंकुरों का मरण कॉपर की अपर्याप्तता होने पर काष्ठ युक्त या शाकीय पादपों के तनों या शाखों की मृत्यु शीर्ष से आरंभ होती है और धीमी या तेज गति से नीचे की ओर बढ़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों में सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता की मात्रा में मामूली वृद्धि या कमी के कारण आवश्यकता उत्पन्न होती है। आवश्यकता के लक्षणों की पहचान करना कठिन है। विभिन्न पादप प्रजातियों के लिए एक तत्व के आवश्यकता स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। यदि एक तत्व अधिक मात्रा में है तो ये अन्य तत्व के अधिग्रहण को बाधित कर सकती है। उदाहरण के लिए मैग्नीज की अधिकता से लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो सकती है। तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। आयनों की गति को अभिवाह कहते हैं। कोशिकाओं के अंदर आयनों की गति को अंतर्वाह और बाहर की गति को बहिर्वाह कहते हैं। खनिज आयनों का अधिग्रहण दो चरणों में होता है। प्रथम अवस्था में पादप ऊतक खनिज विलयन में रखे जाते हैं। खनिज आयन तेजी से बाह्य कोशिकाओं एपोप्लास्ट में जाते हैं। द्वितीय अवस्था में खनिज आयन आंतरिक स्थान सिम्प्लास्ट में मंद गति से जाते हैं। ये एक सक्रिय प्रक्रम है तथा उपापचयी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विलयों का स्थानांतरण। खनिज लवणों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना स्थानांतरण कहलाता है। जाइलम के माध्यम से खनिज लवण पादप के एक भाग से अन्य भाग तक स्थानांतरित होते हैं। मृदा अनिवार्य तत्वों के भंडार के रूप में। मृदा में तत्व अनेक रासायनिक रूपों में उपस्थित रहते हैं। तत्व मृदा विलयनों में आयनों के रूप में घुल सकते हैं। वे अविलय रूपों में रह सकते हैं। चूंकि तत्व मृदा में अपना स्वरूप परिवर्तित करते हैं, इसलिए एक गतिशील साम्यावस्था उपस्थित रहती है जो मृदा की विभिन्न दशाओं जैसे कि विभिन्न आयनों की सांद्रता,
पीएच तथा मृदा में वायु उपलब्धता आदि के अनुसार परिवर्तित होती है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराने वाले जीवाणु अन्य उपयोगी सूक्ष्म जीव भी होते हैं तथा ये जल भी धारण करते हैं। नाइट्रोजन का उपापचय। नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन यौगिक पृथ्वी पर समस्त जीवन रूपों के लिए अनिवार्य है। उदाहरण के लिए प्रोटीन और न्यूक्लियक अम्ल। नाइट्रोजन चक्र के निम्न चरण होते हैं: नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन के अमोनिया या अन्य नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तड़ित तथा पराबैंगनी विकिरण नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइडों जैसे कि N2O, NO और NO2 में परिवर्तित होने के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। नाइट्रोजन चक्र। आमोनीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजनी यौगिक अपघटित होकर अमोनिया उत्पन्न करते हैं, आमोनीकरण कहलाती है। नाइट्रीकरण नाइट्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमोनिया पहले नाइट्राइट तथा फिर नाइट्रेट में परिवर्तित होती है। 2NH3 प्लस 3O2 देता है 2NO2 प्लस 2H प्लस 2H2O, 2NO2 प्लस O2 देता है 2NO3। यह प्रक्रिया मृदा जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती है जो रसों स्वपोषी होता है। अमोनिया नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोकोकस द्वारा नाइट्राइट में ऑक्सीकृत होती है। नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्रेट में ऑक्सीकृत होता है। नाइट्रेटों का पादपों द्वारा अपशोषण कर लिया जाता है और नाइट्रेटों के रूप में अपचयित कर दिया जाता है। नाइट्रोजन चक्र। विनाइट्रीकरण ये वो प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रेटों का मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन या अपचयन होता है। ये स्यूडोमोनास व थायोबैसिलस जैसे जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सजीवों द्वारा नाइट्रोजेनस की उपस्थिति में अमोनिया का वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में अपचयन किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिर कारक जीवाणु स्वतंत्र या सहजीवी जीवन यापन कर सकते हैं। स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरक हैं। एजोटोबैक्टर, बेइजेरिंकिया जो दोनों वायवीय तथा रोडोस्पाइरिलम अवायवीय हैं। क्यानोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबिएना तथा नोस्टेक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरक भी हैं। सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फलीदार पादप जीवाणु संबंध सहजीवी सहयोग का अच्छा उदाहरण है। फलीदार पादपों में मूल ग्रंथिकाएं होती हैं जिनमें सहजीवी जीवाणु राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में स्थिर करते हैं। ये अमोनिया अनेक जैव अणुओं जैसे कि एमिनो अम्लों, प्रोटीनों, विटामिनों तथा न्यूक्लियक अम्लों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। फ्रैंकिया मृदा में रहने वाला एक स्वतंत्र जीवी जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। ग्रंथि का निर्माण। जब किसी फलीदार पादप का मूल रोम राइजोबियम के संपर्क में आता है तो ये जीवाणु द्वारा स्रावित रसायनों के कारण कुंचित या विरूपित हो जाता है। राइजोबिया विरूपित मूल रोम में प्रविष्ट होता है और
मूल रोम के अंदर बहुगुणित होता है। पादप एक संक्रमण धागे द्वारा प्रतिक्रिया करता है जो ऊतकों तक जीवाणु को ले जाने के लिए अंदर की ओर बढ़ता है। पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए ग्रंथिकाओं का संपर्क आश्रयदाता के संवहनी ऊतकों से हो जाता है। मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण पादप के जीनों और जीवाणु के जीनों के नियंत्रण में होता है। होने वाली अभिक्रिया निम्न है। नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन आयन प्लस 16 एटीपी देता है। 2 NH3 प्लस हाइड्रोजन प्लस 16 ADP प्लस 16 PI। अमोनिया की नियति। नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा बनने वाली अमोनिया एमिनो अम्लों के संश्लेषण हेतु उपयोग की जाती है। एमिनो अम्लों के संश्लेषण की दो प्रक्रियाएं हैं। अपचयित एमिनीकरण। अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से क्रिया करके ग्लूटेमिक अम्ल बनाती है। विपक्ष एमिनन। इस प्रक्रिया में एक एमिनो अम्ल से एमिनो समूह कीटो अम्ल के कीटो समूह पर स्थानांतरित होता है। क्या आप जानते हैं पादपों की जड़ें मृदा में तथा जड़ों के पृष्ठ पर रहने वाले हजारों जीवाणुओं तथा कवकों से घिरी रहती हैं। लाभप्रद सूक्ष्म जीवों की पहचान के लिए पादप अपनी प्रतिरक्षी प्रणाली का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जब पादप राइजोबियम मृदा जीवाणु द्वारा स्रावित काइटिन अणु की जांच करता है तो मूल ग्रंथियां बनने लगती हैं। राइजोबियम जीवाणुओं को अंदर सहजीवी अंगों में प्रवेश करने और पनपने दिया जाता है और वे पादप के लिए नाइट्रोजन बनाते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जल संवर्धन वो तकनीक है जिसमें पादपों को मृदा के बिना पोषक विलयनों के घोल में उगाया जाता है। वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व तत्वों की दो व्यापक श्रेणियां हैं। वे पोषक जो भारी मात्रा में पौधों के ऊतकों में विद्यमान रहते हैं वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत ही न्यून मात्रा में होती है। क्लोरोसिस हरित पादपों की वो असामान्य दशा है जिसमें तने और पत्तियां विवर्ण हरे या पीले पड़ जाते हैं। नेक्रोसिस में पत्तियों के ऊतकों की स्थानीय मृत्यु हो जाती है। बौनापन या वृद्ध पादप वृद्धि में वृद्धि मंद हो जाती है। पौधों में सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता की मात्रा में मामूली वृद्धि या कमी के कारण आविष्टता उत्पन्न होती है। खनिज लवणों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना स्थानांतरण कहलाता है। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण शामिल हैं। जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सजीवों द्वारा नाइट्रोजेनस की उपस्थिति में अमोनिया का वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में अपचयन किया जाता है।